नमस्कार फ्रेंड्स, एडुसाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग लुसेंट का निचोड़ देखने वाले हैं और ये आज हम लोग भारत के भूगोल को देखेंगे, पूरा क्रक्स एकदम, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे दिखेगा। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सारी महत्वपूर्ण चीज़ों का इसमें समावेशन किया गया है। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूं कहिए तो मील का पत्थर ही है। इसका उपयोग कीजिए, जितनी बार हो सके उतना रिवीजन करिए। 100% ये समझ के चलिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से दिखेंगे ही दिखेंगे, श्योर है, कंफर्म है। तो फास्ट रिवीजन कीजिए, जितनी बार संभव हो उतना रिवीजन करिए। फ्रेंड्स, इसके पार्ट वाइज वीडियो जो है वो एडुसाला के बैकअप चैनल लेट्स डन पे दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप पार्ट में भी देख सकते हैं। मास्टर देखना है तो आप यहाँ देखिए, और एडुसाला के बैकअप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। सबसे पहले इसमें हम लोग भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला है। भारत की ये स्थिति है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 17.5% है, 17.5% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि भारत से बड़े 6 देश कौन हैं। तो सबसे पहले रूस है, फिर कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 6 देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। भारत जो है 7वां है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42% है, 2.42% है। भारत कितने देशों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ये 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो हम लोग देख लेते हैं अब कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उसके साथ सीमाओं की लंबाई और कौन कौन राज्य इससे मिलते हैं या केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले बांग्लादेश। तो सबसे बड़ा एरिया जो है भारत का ये बांग्लादेश से मिलता है। तो ये 4096.7 किलोमीटर की लंबाई है। और कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल मिलते हैं। चाइना से देखें, चीन से 3488 किलोमीटर की सीमा मिलती है और इसमें राज्य है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से देखें तो 3323 किलोमीटर की लंबाई की सीमा मिलती है और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इससे सटे हुए राज्य हैं। नेपाल से देखें तो ये 1751 किलोमीटर सीमा है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड मिलते हैं। म्यांमार से देखें तो 1643 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से ये मिलता है। भूटान से देखें तो 699 किलोमीटर है और सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से ये मिलता है। अफगानिस्तान से देखें तो ये 106 किलोमीटर है और लद्दाख, पाक अधिकृत जो लद्दाख है, ये इससे मिलता है। अब आगे देखते हैं, कुल देखते हैं तो कुल जो है भारत का 15,106.7 किलोमीटर सटे हुए राज्यों से, देशों से मिलता है। ठीक है, तो भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। तो भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो ये 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो ये 7500 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो ये 100 किलोमीटर है। किस देश के साथ भारत सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करता है? तो ये आपका हो गया बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान
चीन से मिलती है तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, मैप में देख लीजिए, सिक्किम, नेपाल, भूटान चीन से मिलता है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है? तो ये 5 राज्य हैं। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली। ये इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट दोनों की बात हो रही है, इसलिए 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के साथ भारत सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो ये आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब देखेंगे पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंधित राज्य, तो बांग्लादेश से सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेपाल से लगा उत्तर प्रदेश है सबसे लंबा राज्य, और म्यांमार से देखें तो मिजोरम हो जाएगा। भूटान से देखें तो असम सबसे लंबा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये कीबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये गौर माता गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा कॉल है लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था पिग्मिलियन पॉइंट। भारत के मुख्य स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। ठीक है, अब देखेंगे आगे, कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो यह हो जाएगा आपका पाक जल डमरू मध्य। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये 5 राज्यों से। कौन कौन है ये राज्य? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरता है? तो यह हो जाएगा मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद के समीप है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से। देख लेते हैं कौन कौन राज्य। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये आपका हो जाएगा कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु तथा पूर्वी बिंदु के मध्य सूर्यास्त और सूर्योदय में कितने घंटे का अंतर है? तो ये 2 घंटे का अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा सोनभद्र। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करती है और ये उत्तर प्रदेश का जिला है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? तो ये 17 राज्य हैं। भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है? तो ये 7 देशों के साथ लगती है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? तो ये 3 देश हैं। कौन कौन? पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। भारत और चीन की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 1914 में शिमला समझौता के तहत ये बनाया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बना है। दादर व नागर हवेली तथा दमन दीव की राजधानी क्या है? तो ये दमन है। जैसा कि आप जानते हैं, दादर और नागर हवेली और दमन दीव को एक ही में मिला दिया गया है। डुरंड रेखा किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगती है? तो ये लद्दाख से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है। किस कमीशन के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था? तो ये बॉर्डर कमीशन के द्वारा। भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी समुद्री पड़ोसी देश बताना है, तो ये इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं? तो
5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान। देखिए ये 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, तो एक बार इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात राज्य की है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो ये 9 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगी है? तो ये 5 राज्य से लगी है। चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो ये 5 राज्यों से लगती है। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो ये भी 5 हैं, ठीक है, 5 से। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो ये आपका हो जाएगा 5 राज्यों से। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। भूटान की सीमा भी 4 राज्यों से लगती है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? तो ये नदी है संकोश नदी। किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये यांग याप दर्रा है। लेह को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, तो ये सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। जम्मू और हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये हो गया बारालाचा दर्रा। सिक्किम और तिब्बत को कौन जोड़ता है? नाथुला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है ये धूपगढ़ है। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु पारसनाथ है। और अरावली पर्वत पर सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका अवशिष्ट पर्वत का। किस नदी के द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है? तो ये सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी द्वारा सिपकिला दर्रा का निर्माण हुआ है? तो ये सतलज नदी के द्वारा हुआ है। किस नदी के द्वारा जयलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है? तो ये तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो ये कराकोरम दर्रा। माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में स्थित है? तो ये हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्यूमलोंग के नाम से जाना जाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये केटू है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो ये हिमाद्री है। मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा थालघाट दर्रा। थालघाट। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अब देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे और उसकी अवस्थिति। तो सबसे पहले है कराकोरम दर्रा, तो ये जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा, देखिए जोजिला दर्रा लद्दाख में है, ठीक है, इसको लद्दाख कर लीजिएगा। पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। बनियाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और नाथुला नहीं, ये 3 है। लिपुलेख हो गया, माना हो गया और नीति हो गया, ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा ये सिक्किम में है। तो यहाँ जयलेपला दर्रा हो गया आपका सिक्किम में। बोमडिला दर्रा, देखिए बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। यांग याप भी अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम लोग आगे देखेंगे, तुजू दर्रा मणिपुर में है। तमिलनाडु को केरल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये हो जाएगा पालघाट दर्रा। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो ये है दोटा बेटा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अनाईमुड़ी है। किस श्रेणी को एशिया की रेल के नाम से जाना जाता है? तो ये कराकोरम श्रेणी को। कोडाईकनाल पालनी पर्वत पर स्थित है। हिमालय की
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है रोहतांग दर्रा है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? मुंबई है। अंडमान निकोबार का निकटतम देश है म्यांमार। कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र में, और मालाबार तक, ठीक है। कोंकण तट फैला है तो गोवा और दमन के बीच। मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी के बीच फैला है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। चिल्का झील में झींगा मछली पाया जाता है। मेलागिरी पर्वत कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चंदन के वन के लिए प्रसिद्ध है मेलागिरी पर्वत। काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये K2 है। 8,611 इसकी ऊंचाई है। भारत का मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में काटती हैं। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है पाकिस्तान के साथ। सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान बनाता है। असम की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो ये 7 राज्यों को। रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप परिवर्तित नाम क्या है? शाहिद द्वीप इसका नाम है। हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? स्वराज द्वीप इसका नाम है। नेक्स्ट अब देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य स्थित है। अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। दक्षिण अंडमान पर अंडमान के मध्य डक्कन पास है। भारत का लिंगा अनुपात देखें तो ये 943 है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64% है। 17.64% है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपका 8 हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और विरासत पशु हाथी है। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो देखा जाए तो पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा और छोटा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा आपका सबसे छोटा है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो यह है उत्तर प्रदेश। 9 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा बनाता है? तो ये म्यांमार है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है। कोंकण तट किन 2 स्थानों के मध्य है? गुजरात और गोवा के मध्य है। भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री का विस्तार है महाराष्ट्र से केरल तक है। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन विंध्य श्रेणी के द्वारा होता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देश से लगती है? तो ये 3 देश भूटान, म्यांमार और चीन से लगती है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये मध्य अंडमान है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये बैरन और नारकोंडम है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल द्वीप है ये। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग था? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय का सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ये बृहद हिमालय है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो ये शिवालिक है। हिमालय का नवीनतम पर्वत
श्रेणी कौन सी है? तो ये भी शिवालिक है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये सतपुरा श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये हिमाद्री है। महेंद्रगिरी चोटी जो है स्थित है पूर्वी घाट में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला गुलबर्ग है। ठीक है, गुलबर्ग। विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत के बीच मालवा का पठार स्थित है। नवग्रह मंदिर चित्रांचल पहाड़ी पर स्थित है। पोलैंड के समान भारत का राज्य मध्य प्रदेश है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? चंपारण में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ये लद्दाख का भाग है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है। अरावली किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये तमिलनाडु और केरल में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची पहाड़ी किस राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। सेवराय की पहाड़ी ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2। भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये नंदा देवी है। भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है? तो ये महेंद्रगिरी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। माना दर्रा उत्तराखंड को किस देश से जोड़ता है? तो ये तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। अरावली श्रेणी का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? तो ये गुरु शिखर है। अराकान योमा श्रेणी जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन दो श्रेणी के मध्य स्थित है? तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। पाल घाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य से स्थित है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है? तो ये राका पोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन है जो लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो ये आपका हो गया चेन्नई तट से। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात राज्य की है। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो ये हो जाएगा 9 राज्य। प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर के नाम से किसे सूचित किया गया है? तो ये हिंद महासागर को सूचित किया गया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट को क्या कहा जाता है? तो ये कोरोमंडल तट कहा जाता है। कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय के किस नाम से जाना जाता है? तो ये कश्मीर हिमालय और या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये धनुष कोटि से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप कौन से हैं? तो ये मिनिकॉय द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो ये पंबन द्वीप है। द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये मुंबई है।
कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये बुर्जिल और बनिहाल दर्रा ये आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। काराकोरम किस देश में स्थित है? तो काराकोरम भारत में है। कंचनजंगा किन के मध्य स्थित है? ये नेपाल और सिक्किम की सीमा के मध्य स्थित है कंचनजंगा। नामचा बरवा किस देश में स्थित है? चीन में। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये अक्षांशीय स्थिति के द्वारा होता है। भारत के किस राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो ये 125 सेंटीमीटर है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 0 से 30 डिग्री के मध्य कौन सी पवन चलती है? तो ये व्यापारिक पवन चलती है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो इसे काल बैसाखी या और चाय वर्षा भी कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह लेह है। कॉफ़ी वर्षा चेरी ब्लॉसम का संबंध किस ऋतु से है? तो ये ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति और मानसून बौछार से है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल और कर्नाटक से संबंधित है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्य समय क्या होता है? तो ये जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो यह केरल में होता है। तमिलनाडु में मानसून का महीना क्या है? तो ये नवंबर दिसंबर है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है। किस राज्य में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो ये जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। भारत का वो औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। मेघालय के खासी और जैंतिया पहाड़ी पर 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं मिट्टी से संबंधित फैक्ट। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी भी इसको कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये लेटेराइट मिट्टी है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, इन सभी मिट्टी से नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो ये बैसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो ये केरल में है। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो लोहा और मैग्नीशियम पाया जाता है। लाल मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी है? तो ये अम्लीय है। रेगुर का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। मालवा के पठार किस मिट्टी की अधिकता है? तो ये काली मिट्टी की। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी की होती है? तो ये बलुई दोमट मिट्टी की होती है। पौधों को सर्वाधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये चिकनी मिट्टी से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी फसल उगाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी किस प्रकृति की होती है? तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है। चाय बागान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होता है? तो ये लेटेराइट मिट्टी। भारत की मृदा किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसमें जस्ते की कमी पाई जाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाता है? तो ये बांगर कहलाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु
किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये चूने का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जैविक मृदा किस रंग का होता है? तो ये नीले रंग का होता है, नीला रंग। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? तो ये कैल्शियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो ये नाइट्रोजन का अभाव होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वनस्पति। ठीक है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो ये जॉर्ज किंग थे। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये खैर की लकड़ी का। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। सागवान तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ये पर्णपाती वन में पाया जाता है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये लाठी बांस पाया जाता है। वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 8वां है। भारत के किस राज्य में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वन है देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई है? टिहरी गढ़वाल जनपद से। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष किस प्रकार के वृक्ष के उदाहरण हैं? तो ये शीतोष्ण वृक्ष के उदाहरण हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये देहरादून में है, देहरादून में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोरहाट में है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। जेबी पंत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। विलुप्त जीव और पेड़ पौधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये नॉर्वे द्वारा किया गया है। अब हम लोग जैव विविधता संबंधी देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पलामू बेतला अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। गुजरात के देखें तो गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, नागौरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं। तेलंगाना के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कांवला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तेलंगाना के हैं। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य मानस राष्ट्रीय और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के देखें तो राजस्थान में घाना पक्षी विहार, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो तंसा अभ्यारण्य, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। पंजाब में देखिए अबोहर अभ्यारण्य। उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य चिल्का झील है, चिल्का अभ्यारण्य है और सिमलीपाल अभ्यारण्य है। तमिलनाडु के वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदुमुल्लाई अभ्यारण्य है। मिजोरम के देखें तो डाम्फा अभ्यारण्य है। केरल का देखें तो पेरियार अभ्यारण्य, पराम्बीकुलम अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कान्हा
किसले राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश के देखें तो ये पखुई वन्यजीव अभयारण्य है। हरियाणा का देखें तो सुल्तानपुर झील अभयारण्य है। हिमाचल प्रदेश का रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा का देखें तो भगवान महावीर उद्यान। मेघालय का देखें तो नोगर वाइल्ड अभयारण्य और मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान केबुला में जाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये पिंजौर हरियाणा में स्थित है। भारत का पहला गिद्ध पर यही है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में तो हो गया। उड़ीसा का सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में स्थित है? तो ये मयूरभंज में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार को अन्य किस नाम से जानते हैं? ये केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य पक्षी विहार राजस्थान में है ये। और किस नाम से जानते हैं? केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भरतपुर पक्षी विहार किस लिए फेमस है? तो ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीर स्टैग पाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा दाजी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। क्वागा किस पशु का विलुप्त प्रजाति है? तो ये जेब्रा का है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गिर वन किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। गिर वन किस का प्राकृतिक आवास है? तो ये एशियाई शेर का है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ये कच्छ के रन में पाया जाता है। ठीक है, कच्छ के रन में। मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में ये पाया जाता है मकाऊ। नेक्स्ट है मुद्दुमलाई पक्षी विहार जो है किन दो राज्यों के बीच है? ये कर्नाटक और केरल के बीच है। केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो ये बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये केबुलाम जाओ है। भारत में हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ये उत्तर प्रदेश का है। नल सरोवर पक्षी विहार जो है किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। भारत में जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। यूनेस्को के द्वारा भारत के कितने जैव मंडल क्षेत्र को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कच्छ के रन में स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो ये बिन्नी ग्रास लैंड के नाम से जाना जाता है। ये सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। बर्डमैन के नाम से कौन जाना जाता है? सलीम अली को जाना जाता है। नंदा देवी अभयारण्य किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। वाल्मीकि बाघ आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। भारत के किस जैव मंडल को यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये नीलगिरी क्षेत्र को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र कौन सा है? ये मन्नार की खाड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव मंडल क्षेत्र जो है असम का डिब्रू सैखोवा है। बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। गिद्ध के लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये डाइक्लोफेनॉल के कारण जो दवा है इसके कारण।
इनके लुप्त होने का प्रमुख कारण था। हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये सिंहभूम झारखंड से। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण केंद्र कौन सा है? तो ये पेरियार केरल में, मानस असम में, काजीरंगा असम में, राजाजी और जिम कार्बेट ये उत्तराखंड में है। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये केदारनाथ अभयारण्य से की गई है। कस्तूरी मृग कहा जाता है चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? ये मणिपुर में पाया जाता है। भारत में ओलिव रिडले कछुआ कहाँ पाया जाता है? तो ये भीतरकनिका उड़ीसा में। भारत में एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये असम के मानस और काजीरंगा, पश्चिम बंगाल के जल्दापारा में पाया जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे अपवहन तंत्र। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है? ये गंगा नदी है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, मानस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों से, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भागीरथी नदी उद्गम कहाँ है? तो ये गोमुख से निकलता है। भारत के किन 2 नदियों का उद्गम एक ही स्थान से होता है? तो ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। ये दोनों मानसरोवर से होता है इसका उत्पत्ति। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से निकलने वाली प्रमुख नदी का नाम क्या है? तो ये मेघना है। ठीक है, मेघना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? ये जमुना के नाम से जानते हैं। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी का सर्वाधिक बहाव कहाँ है? मध्य प्रदेश में होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल देखें तो ये नासिक के निकट त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये कृष्णा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी जो है ये नर्मदा है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करता है, सतलज नदी से ये जल प्राप्त करता है। नेक्स्ट है भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? किस नदी पे है? ये कावेरी नदी पे है। माहिम तट स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है वैगई। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये बेतवा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं ये सिंधु है, नर्मदा है और ताप्ती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है और महानदी है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो ये देवप्रयाग कहलाता है, देवप्रयाग नामक स्थान। नेक्स्ट देखते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में है। गंगा के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कानपुर है। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है तो ये गोमती का हुआ है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदी का उद्गम किस देश से हुआ है? तो ये तिब्बत से हुआ है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। यमुना नदी उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये बंदर पुच्छ हिमनद से होता है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये चेनाब है, रावी है, सतलज है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये कोसी नदी है। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये पलामू के छोटा नागपुर पठार से होता है, झारखंड में।
पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है? तो ये दामोदर नदी में। राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। राजघाट नदी परियोजना किन दो संयुक्त राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदी समुद्र में गिरने से पहले किस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है? तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये ताप्ती और नर्मदा है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती है। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। त्रिवेणी नहर में पानी किस नदी से आता है? तो ये गंडक नदी से आता है। नर्मदा नदी किस दिशा की प्रवाहित होती है? तो ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। भूमि बंधित नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है, भूमि बंधित। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम किस नदी के किनारे है? तो ये कावेरी नदी किनारे है। श्रीरंगपट्टनम स्थित है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली और आगरा स्थित है यमुना नदी के तट पर। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अधिकांश लवणी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो ये बंगाल की खाड़ी का। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी गई है? ये हुगली नदी को दी गई है। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। पंचनद नदी के अंतर्गत कौन सी नदी आती है? तो ये सिंधु है, नहीं सॉरी, सतलज है, ब्यास है, रावी है। ये रावी, चिनाब और झेलम आती है। ये झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये वेरीनाग झील से, कश्मीर में। एडन नहर किस नदी से निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी से निकलती है। अब हम लोग जलप्रपात और झील देखेंगे, ठीक है। तो जलप्रपात सबसे पहले देखते हैं। तो कर्नाटक में स्थित कोकक जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? ये गोकक नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात ये जो है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। पुलिकट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है, के सीमाओं पे। तमिलनाडु के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस झील के बीच स्थित है? ये पुलिकट झील के बीच स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सांभर झील है। कहाँ है ये? राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर है। भारत की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये उलर झील है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं भारत की प्रमुख झील और राज्य देख लेते हैं। तो वेम्बनाड झील केरल में है। पेरियार झील भी केरल में है। अष्टमुडी झील जो है ये भी केरल में है। चिल्का झील, चिल्का आपका उड़ीसा में हो जाएगा। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। फतेह सागर झील जो है राजस्थान में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील भी जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जो है जम्मू कश्मीर में है। उल्लर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। मानसताल झील जो है, मानसबल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। उदय सागर जो झील है ये भी राजस्थान में है। डिडवाना है राजस्थान में। जयसमंद झील भी राजस्थान में है। राजसमंद ये भी राजस्थान में है।
कोलेरू झील आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। राकसताल झील जो है ये उत्तराखंड में है। सात ताल झील ये भी उत्तराखंड में है। राकसताल है सात। और नेक्स्ट देखते हैं देवताल झील उत्तराखंड में है। फुलर झील यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हमीरसर झील जो है गुजरात में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सूरज कुंड झील जो है ये हरियाणा में स्थित है। अब हम लोग नदी घाटी परियोजना देखेंगे। भाखड़ा नांगल जो बांध है इसका निर्माण सतलज नदी पे हुआ है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। दामोदर परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। ओमकारेश्वर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड आपका महानदी पे है और ये उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना शक्ति केंद्र कौन सा है? शिव समुद्र में है। तपोवन और विष्णु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना में स्थित है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्थित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो ये चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। हिमाचल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये सतलज नदी पे। भारत की प्रमुख जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये भारत और नेपाल की है। पंचेश्वर परियोजना का निर्माण किस नदी पर की जाएगी? तो ये काली नदी पे की जा रही है। अब परियोजना और नदी देखते हैं। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है। कोल बांध सतलज नदी पे है। नाथपा झाकरी बांध ये भी सतलज नदी पे। किशनगंगा परियोजना जो है किशनगंगा ये झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। बगलीहार भी चिनाब नदी पे है। थीन बांध रावी नदी पे है। पोंग बांध ब्यास नदी पे है। हरिके बांध जो है ब्यास नदी पे है। टिहरी बांध गंगा नदी पे है। अब नेक्स्ट है इसमें देखते हैं कालागढ़ बांध या रामगंगा परियोजना ये रामगंगा नदी पे है। त्रिवेणी बैराज जो है गंडक नदी पे है। माता टीला बांध जो है ये बेतवा में है, बेतवा नदी पे है। राजघाट बांध भी बेतवा नदी पे है। बांधसागर बांध जो है सोन नदी पे। तिलैया परियोजना दामोदर नदी पे। श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर भी कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पे है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा ही नदी पे है। अंकलेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पे है। महेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है। काकरापारा बांध जो है ताप्ती नदी पे है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। तिरकपाड़ा जो है ये महानदी पे ही है। बरोज बांध महानदी पे है। कदाना बांध जो है माही नदी पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चुखा ताला जलधाका जल विद्युत परियोजना ये किस देश की है? ये भूटान की है। महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। तेलुगु गंगा परियोजना ये किस नदी पे है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, मयूराक्षी परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये अंडमान और निकोबार की परियोजना है। किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? कृष्णा नदी पे। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो ये सिद्रापोंग असम में। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये कोठारी नदी राजस्थान। बगलीहार विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है ये। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चिनाब नदी पे किया गया है। तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो एक तुंगभद्रा परियोजना। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब किया गया था? 1960 में। गंगा जल संधि किन देशों के मध्य की गई है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य की गई है 1996। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल के साथ कोसी बैराज के निर्माण के लिए 1954 में कौन सा समझौता किया गया? तो ये कोसी समझौता किया गया। नेपाल के साथ गंडक बैराज निर्माण के लिए 1959 में कौन सा समझौता किया गया था? गंडक समझौता। चलिए अब कृषि देखते हैं। रबी की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। ये सभी किसकी है? रबी की फसल है। खरीफ की प्रमुख फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। ये सभी खरीफ की फसल है। जायद फसल देखते हैं तो ये तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है। ये सभी हैं। रबी फसल की जो बुआई का समय होता है ये मार्च अप्रैल होता है और खरीफ फसल की बुआई का समय अक्टूबर नवंबर होता है। जायद फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। युग्म पैदावार का क्या अर्थ होता है? तो ये विभिन्न मौसम में दो फसलों का उगाना होता है। मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है? तो पशुपालन और कृषि को एक साथ करना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। भारत में चालू जोत का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र में पाया जाता है तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन हैं? तो ये उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। पुनर्भरण योग भूमि जल संसाधन से संपन्न राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये पंजाब है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की खेती की जाती है? तो ये धान की। कौन सी फसल खरीफ फसल है किंतु इसकी खेती वर्ष भर की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा मक्का। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में है? तो ये धान की है। ग्रीन गोल्ड किस फसल की प्रमुख किस्में है? तो ये चाय की है। औस और बोरो किस फसल की किस्म धान की है? धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा नील हरित शैवाल का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है? तो ये खैरगौन जिला को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश को। भारत के किस फसल का सिंचित क्षेत्र जो है सर्वाधिक है, प्रतिशत बताना है? तो ये गन्ने का है, गन्ने का। करनाल बंट किस फसल का रोग है? तो ये गेहूं का है, कवक से होने वाला रोग। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध, इसका संबंध फल और सब्जी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है।
कृष्ण या काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध नवीन कृषि नीति से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। बाजरे की खेती जो है किस जलवायु में की जाती है, तो ये उष्ण और शुष्क क्षेत्र में की जाती है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है, जूट उत्पादन से है। भारत का स्वर्णिम तंतु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जूट को जाना जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, तो ये मूंगफली है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो ये मूंगफली की है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित रखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये दलहन फसल में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व आवश्यक है, कोबाल्ट है। भारत में सर्वाधिक कच्चा रेशम किस राज्य से प्राप्त होता है, तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ये यूएसए के थे। हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल, तो ये हो जाएगा गेहूं की फसल पे हुआ है। हरित क्रांति से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया, तो ये मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा चाय से। लाल विलीगन किस फसल का रोग है, तो ये गन्ना का रोग है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में कहाँ होता है, तो ये असम में होता है। मक्के की फसल को तैयार होने की औसत अवधि कितनी है, तो ये 140 दिन है। नेक्स्ट है मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में कहाँ किया जाता है, तो ये असम में। नेक्स्ट देखते हैं मक्के की फसल को तैयार होने की औसत अवधि जो है 140 दिन की होती है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कानपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड जो कहते हैं, नाबार्ड का। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र का मुख्यालय मेक्सिको में है। कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टयम केरल में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोचीन केरल में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है, ये पुणे में है। दक्षिण भारत में चाय की खेती नीलगिरी क्षेत्र और इलायची पहाड़ी की ढलान पर की जाती है। झूम की कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। कुरावा कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, झारखंड में। पमलू कृषि मणिपुर में की जाती है। पोनम कृषि ये केरल में की जाती है। दीपा कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, छत्तीसगढ़ में की जाती है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो ये है गन्ना। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो ये केरल को कहा जाता है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। काला सोना के रूप में किस मसाले को जाना जाता है, काली मिर्च को। भारत में शहतूत से रेशम किस राज्य में प्राप्त किया जाता है, कर्नाटक में। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल का आनुवांशिक परिवर्तित रूप है, तो ये मक्का का है। नेक्स्ट अब देखेंगे
वाणिज्य स्तर पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? ये कुफरी चिप्सोना है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की है। अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। साल वन पाया जाता है, तो ये साल वन है, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। गैर सहतूत रेशम का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता में है। सबसे अधिक पशु मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सॉफ्टवुड पेड़ जो है टैगा वन में पाया जाता है। गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन अजमेर में होता है। नारियल का अधिकतम पेड़ वाला स्थान जो है दक्षिणी कन्नड़ जिला है। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का सबसे अधिक पैदावार कुर्ग में कर्नाटक में होता है। सबसे बड़ा लाल मिर्च का बाजार गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक और केरल है। भारत में रोबस्टा और एरोबिक किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं की खेती नहीं करने वाला राज्य तमिलनाडु है। सेब का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है। कुफरी आलू की एक प्रजाति है। कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात और महाराष्ट्र। ब्लैक रस्ट जो है गेहूं की बीमारी है। स्टेम रोट चावल की बीमारी है। वाइट रस्ट ये सरसों की बीमारी है। पंजाब की मुख्य नकदी फसल कौन सी? नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से होता है। महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे है। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। अब देखेंगे कृषि संस्थान, तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मुख्यालय कटक में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी संस्थान अनुसंधान संस्थान ये चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बैरकपुर में है, बैरकपुर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डा चेतावनी संगठन ये जोधपुर में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि संस्थान जयपुर में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय लाख या रिंजिस गम संस्थान रांची में है। मोटे अनाज उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कुल खाद्यान्न उत्पादक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और पंजाब है। दलहन फसल उत्पादक राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तिलहन उत्पादन प्रमुख राज्य है, ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। अब विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य देखते हैं। चावल में पश्चिम बंगाल है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, बाजरा में राजस्थान है, मक्का में कर्नाटक है, चना में कौन है? मध्य प्रदेश है, अरहर में कर्नाटक है, मसूर में उत्तर प्रदेश है, मूंगफली में आपका गुजरात हो जाएगा, सरसों में राजस्थान हो जाएगा, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, सूरजमुखी में कर्नाटक है। कपास महाराष्ट्र में, जूट पश्चिम बंगाल में, आलू उत्तर प्रदेश में, प्याज महाराष्ट्र में, गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सोनालिका, अर्जुन और सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये गेहूं की है। पेंगिंग किस फसल की प्रक्रिया है? तो ये मूंगफली। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज।
तो इसका मतलब गहन कृषि होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। उकटा रोग का संबंध है चना से। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य आपका केरल है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो ये एक्वापोनिक कृषि। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत में गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य देखें तो ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। भारत में चीनी का प्रथम अग्रणी उत्पादक राज्य देखें तो चीनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उपजाया जाता है। किन फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना में। किन दो फसलों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है? तो ये चावल और जूट में। किन दो फसलों के उत्पादन में राजस्थान? तो बाजरा है, सरसों यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में चना और सोयाबीन उगाया जाता है। कर्नाटक में अरहर और सूर्यमुखी। महाराष्ट्र में देखा जाए तो कपास और प्याज। अरंडी का बृहद उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है। सदाबहार क्रांति का संबंध जैविक कृषि से है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये कौन सा है? कर्नाटक है। अब पशुपालन से संबंधित देख लेते हैं। मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो देखिए तो इसका बिहार है यहाँ पे। तो आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि मवेशियों की संख्या का घनत्व जो है किस राज्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो जमुना पारी है। गाय की थारपार प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल जो है ये लेग हॉर्न है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ये हिसार हरियाणा में। भैंसियों की देसी नस्ल कौन कौन सी है? मुर्रा और जफराबादी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? तो हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा उत्तर प्रदेश। खनिज संसाधन देखते हैं तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। गोंडवाना देखिए 95% जो कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो इसमें मध्य प्रदेश तो है ही, साथ ही इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, भारत में यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये जादूगोड़ा झारखंड में। भारत का कौन सा राज्य से खनिज संसाधन सर्वाधिक संपन्न है? कौन सा राज्य? तो ये कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी रखता है स्थान? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये धारवाड़ में पाया जाता है। प्रसिद्ध कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। राजस्थान का प्रसिद्ध नाथरा किपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बैला डीला खान ये किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड एमपी में है। तांबे का सर्वाधिक भंडार कहाँ होता है? पाया जाता है राजस्थान में। एशिया का सबसे उच्च कोटि का जस्ता और सीसा का भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये भीलवाड़ा में है, राजस्थान में। बिंद सैल जो है किस खनिज का बृहद भंडार है? तो ये चूना पत्थर का। हेमेटाइट की उच्च किस्म के लौह अयस्क उड़ीसा के किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? तो ये मयूरभंज और क्यूंझर में बादाम पहाड़ से पाया जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है।
भारत की 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा और गुजरात है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आंध्र प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक अबरक कहाँ पाया जाता है? तो ये बिहार और झारखंड में पाया जाता है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये मकराना राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किस झील से किया जाता है? तो सांभर झील से। केरल की समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो ये मोनाजाइट पाया जाता है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत का रूर प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। निकेल का प्रमुख भंडारक और उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा और झारखंड है। टंगस्टन का मुख्य भंडारण और उत्पादक है कर्नाटक और राजस्थान। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है? तो ये कोयला, सीमेंट और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है? तो ये जिंक है, कच्चा इस्पात और क्रोमाइट है। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है? तो ये एल्युमिनियम है, लौह अयस्क है। अब हम लोग परिवहन एवं संचार देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में स्टेट हाईवे की लंबाई सबसे अधिक है? ये महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है दिल्ली को अमृतसर से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है दिल्ली को कोलकाता से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा को मुंबई से। और राजमार्ग संख्या जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है थाने को चेन्नई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH44 है, ठीक है। NH44 है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? ये चित्तरंजन लोकोमोटिव है 1950 में। सवारी डब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेल कोच फैक्ट्री पेरुम्बर में किया जाता है। ये रेलवे का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से संबंधित है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर झांसी में मिलती है? किस स्थान पे मिलती है? झांसी में। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर। रेल स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा गुजरात में। यूनेस्को ने भारत के किस रेल लाइन को 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी? तो ये सिल्लीगुड़ू तथा दार्जिलिंग को जोड़ने वाली लाइन को। कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस कौन सी है? ये विवेक एक्सप्रेस है। ये 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में बंदरगाह। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो ये 13 हैं। 13 बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। देश का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर में। कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। किस बंदरगाह को डॉल्फिन नोज कहा जाता है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह को। उड़ीसा के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पारादीप बंदरगाह स्थित है। किस बंदरगाह से झारखंड और उड़ीसा के लोहे को जापान को निर्यात किया जाता है? तो ये पारादीप बंदरगाह से। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये नाहासवा बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो ये नाहासवा बंदरगाह का। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। अरब सागर की रानी के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? कोचीन बंदरगाह।
कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात जो है कहाँ से किया जाता है, तो न्यू मंगलोर से। किस बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तूतीकोरन बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो ये कांडला बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है, मार्मू गोवा है, मार्मू गोवा। कहाँ है ये, गोवा में। मार्मू गोवा किस नदी के मुहाने पर स्थित है, ये ज्वारी नदी जो है इसके मुहाने पे। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। कौन सा बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित नहीं है, कोलकाता। हल्दिया बंदरगाह ये हुगली नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है, पटना में है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ स्थित है, अलंग गुजरात में। जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया है, इलाहाबाद से हल्दिया तक किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कालीकत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोचीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में है। देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी में। उद्योग से संबंधित देख लेते हैं। स्टेनलेस जो स्टील बनाया जाता है इसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं, इसमें क्रोमियम, मैग्नीज और निकेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो यह है लौह इस्पात उद्योग। छत्तीसगढ़ का कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम खनिज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है, चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भोपाल है। भारत में रबड़ उद्योग कहाँ स्थित है, पणजी में, ठीक है। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में। टीटागढ़ ये कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, टीटागढ़। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये पश्चिम बंगाल में रिसरा में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय स्थित है ढाका, बांग्लादेश में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये सिंदरी, झारखंड में, ठीक है। प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये फोर्ट ग्लस्टर, कोलकाता में। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये कागज उद्योग है। पेट्रो रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जामनगर, गुजरात में। बाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है, सोवियत संघ की सहयोग से। नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से। हिंडाल्को की स्थापना यूएसए के सहयोग से। माल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है, इटली से। इंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है, तो ये कनाडा। भारत में स्वतंत्रता पूर्व कितने लौह उद्योग कारखाना की स्थापना की गई थी, तो 5। ये स्वतंत्रता पूर्व है, ठीक है। और कौन कौन, कुल्टी वेस्ट बंगाल में, साकची जम्मू कश्मीर में, और हीरापुर वेस्ट बंगाल में, भद्रावती कर्नाटका में, बर्नपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में।
प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा और कब की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा अप्रैल 1948 में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रानीपेट तमिलनाडु में। पीतमपुरा किस उद्योग के लिए फेमस है? ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब का कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लुधियाना है। अखबारी कागज की प्रथम मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? नेपानगर मध्य प्रदेश में की गई थी। अब हम लोग आगे देखते हैं, भारत की जनगणना देखते हैं अब 2011 की। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना जो है किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। ये 2011 की जनगणना से अभी तो होने वही वाला है जनगणना। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो ये 17.5% है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? 7 हुई हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था और वर्ष 2011 की जो जनगणना है भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। भारत का कुल जन घनत्व, इसमें जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो राज्य है बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम देखा जाए जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र प्रशासित प्रदेश है ये दिल्ली है, यहाँ पे 11,320 जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये न्यूनतम घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये अंडमान निकोबार है, मात्र 46 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से अगर 11 के बीच देखा जाए तो ये 17.7% है, यानी कि 18.19 करोड़ ये है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 62.32 करोड़ है, ये 51.47%। महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.75 करोड़ है और ये 48.53% है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो 19.98 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है ये सिक्किम, यहाँ पे 0.05। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, 1.6 करोड़ यहाँ की जनसंख्या। और भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का आरोही क्रम में है, तो सबसे अधिक गोवा है, यहाँ पे 62.1% है। मिजोरम है, फिर तमिलनाडु में है। भारत में न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कितना है यहाँ पे? 10% नगरीकरण। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये तमिलनाडु में है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये सी चंद्रमौली थे। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बताना है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या है सबसे कम जनसंख्या वाला? तो यहाँ पे मात्र 64.47 हजार लोग हैं। शिशु जनसंख्या देखा जाए तो 0 से 6 एज में देखना है तो ये 16.44 करोड़ है और ये 13.6% है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये 73.04% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर देखें तो 82.14% है। भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये 65.46% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, 96.11% है।
महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये केरल में है 92.1%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, 61.80% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला भी राज्य बिहार ही है, 71.20%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये भी बिहार ही है, तो 51.50% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 91.85%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली है और यहाँ पे 76.2% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। भारत में कुल लिंगानुपात देखें, सेक्स रेशियो, तो ये 943 है महिला प्रति 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है कौन सा है? केरल है, 1084 है यहाँ पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, 878 है यहाँ पे। भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में देखें तो ये 919 है, पर प्रति 1000 पे 919 है। ठीक है। भारत में अनुसूचित जाति की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे है 20.14 करोड़। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ 10.43 करोड़ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये दंतेवाड़ा जिले में, दंतेवाड़ा में। ठीक है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। अब भारतीय जनजातियाँ देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में जनजाति का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो ये मंगोलॉयड हैं। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो याद ऑस्ट्रेलियाड से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है ये लोग। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति भील है। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? ये गुजरात में है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान उत्तराखंड में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती हैं। धौलाधल श्रेणी में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति गद्दी है। भारत के अब देखेंगे प्रमुख जनजाति किन किन राज्यों में पाई जाती हैं। गुजरात में देखें तो भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोरिया आदि ये सभी पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा, लाहिली ये पाई जाती हैं आदि। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा या चंपा ये सभी पाई जाती हैं। केरल में कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान ये सभी पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में है कौन सा? भील है, लमवाड़ी है, बंजारा है, गोंड है, अबुझमारिया, मुरिया है, बिसनहार्न है, गोंड है, खेरवार है, असुर है, बैगा है, कोल है, मुंडा है ये सभी। महाराष्ट्र में वारली है, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अम्बु फामड़िया है। मणिपुर का देखें तो कुकी है, मेटी या मैठी, नागा है, अंगामी है। मेघालय का गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर ये सभी हैं। मिजोरम का लाखर, पाओ, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी आदि हैं। नागालैंड का देखें तो नागा है, नबुई गंगा है, अंगामी है, मिकिर है आदि है। उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा का जुआंग है, खरिया है, भुइया है, संथाल है, हो है, कोल है, ओराव है, चेचू है, गोंड है, सोंड है, डोंगरिया है, कोंग है, बोंडो है ये सभी, रामो इत्यादि। राजस्थान में मीणा है, सहरिया है, सासी है, गरासिया है, भील है, बंजारा है, कोली है। ठीक है। नेक्स्ट देखें सिक्किम में लेप्चा और लिम्बू है। लेप्चा और लिम्बू है।
तमिलनाडु में बड़गा है, डोटकोडा है, कोटा है, डोटा है, ये सभी तमिलनाडु की है। त्रिपुरा का रियांग है अथवा त्रिपुरी। उत्तराखंड का देखें तो थारू है, कोय है, मारा है, नीति है, भोट अथवा भोटिया है, खास है। पश्चिम बंगाल में देखें तो लोधा है, भूमिज है, संथाल है, लेपचा है, लिम्बू, ये सभी हैं। असम में राभा है, दिमारा, कोछारी, ओडो, अबोर है, आओ, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई आदि है। आंध्र प्रदेश में चेंचूज है और कौड़स है, सवारा है, गदवा है, गोंड है। अरुणाचल प्रदेश का देखिए मोपा है, डवला है, सुलुंग है, मिसमी है, मिनियोग है, मिरिंगलोग है, अपतनी, मेची, ये सभी हैं। झारखंड का संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहोर, कोरवा, असुर, भुइयाँ, गोंड, भूमि, ये सभी हैं। ठीक है। लक्षद्वीप का भी देख ही लीजिए तो वासी है। अंडमान निकोबार का औंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी, ये सभी जनजातियां हैं। जनजातीय विकास विभाग अब देख लेते हैं आगे। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या 550 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जो जनसंख्या है संपूर्ण भारत के 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये सबसे अधिक जो है अनुसूचित, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है जनजाति तो ये मध्य प्रदेश है। और प्रतिशतता की अगर दृष्टि से देखते हैं तो सबसे बड़ा जनजातीय राज्य मिजोरम है, यहाँ पे 94.4% है। संथाल कहाँ के हैं निवासी? पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? भूटिया है ये। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी हैं। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनगणना में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हर्बर्ट रिजले के द्वारा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति ये जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों तमिलनाडु में निवास करती है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पे। गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? मेघालय पे। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाला सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाया जाता है। झूमिंग कृषि करने वाले जनजाति खासी है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये क्या होता है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का इनको दर्जा दिया गया है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ कुरुम्बा पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू से। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले अगर हम लोग देखें तो ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ आपका भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।